तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। जैसा कि बीच का गैप हुआ था, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को। इंडियन इकोनॉमी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो आज भी, जैसे कि हर एक क्लासेस में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से आज भी यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। खैर, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। आज की स्टार्टिंग जो है, लगभग आपको बहुत सारी चीजों के जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, उन सारे डेटास को मिला करके, पूरा कंपाइल करके और एक सीरीज में लेकर के, अभी तक आपको सिर्फ फैक्ट बताया जा रहा था। अब फैक्ट के साथ आप लोगों को जो थियरी है, थियरीज भी बताई जाएंगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 52% यानी 52% भाग जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। ये बात देखी जा रही है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि कितने तरह की हमारी अर्थव्यवस्था होती है। पहले तो मैंने बताया अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है। किसी देश की जितने भी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है, उसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। सॉरी, उसे हम अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं, जब भी किसी आर्थिक गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जब ये टर्म किसी देश विशेष से जुड़ जाता है, तब उस टर्म को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी, यानी किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ओके, जिसमें हम लोगों ने 3 सेक्टर्स के बारे में देखा था। 3 सेक्टर उसमें देखे थे। कौन कौन से सेक्टर? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक थे, द्वितीयक क्षेत्रक थे और तृतीयक क्षेत्रक थे। जिसमें से हम लोगों ने समझा था कि प्राथमिक क्षेत्रक जब भी हम लोग बात करते हैं, यानी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, वो किस चीज पे बेस्ड होता है? तो कृषि पे आधारित होता है। दूसरी चीज, द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है? द्वितीय क्षेत्रक वो होता है जो कि प्राथमिक उत्पादों पर आधारित होता है, यानी कृषि वाले क्षेत्र में मान लीजिए अगर कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र में अगर कृषि है, तो द्वितीय क्षेत्र में जो भी चीज होगा, या फिर ब्रेड का उत्पादन है या जो भी कुछ, ये सब किस पे आधारित होगा? ये सब प्राथमिक क्षेत्रक पे आधारित होगा। और प्राथमिक किस पे आधारित होता है? वो पर्यावरण पे आधारित होता है। पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारी चीजें। एक आता है तृतीय क्षेत्रक, जिसे हम लोग टर्शियरी सेक्टर के रूप में जानते हैं। उसमें क्या होता है? तो सेवा प्रदान की जाती है जिन सभी सेक्टर्स में। जब भी सेवा प्रदान करने की बात होती है, जैसे रेलवेज हो गया, आपका किसी भी तरह की सेवा प्रदान करना, परिवहन हो गया, बैंकिंग, बीमा, ये सारी चीजें तृतीय क्षेत्रक में आती हैं, यानी हमारे टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो यहीं पे बोला गया है भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है? 125 करोड़ देशवासियों, ठीक है। तो अभी तो और ज्यादा बढ़ी चुकी है, लेकिन खैर ध्यान में रखते रहिएगा। 1.25 करोड़ जो जनसंख्या है भारत की, उसमें से 52% जो जनसंख्या है, ये कृषि कार्यों में ही अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी संलग्न है, ऐसा देखा जा रहा है। डेटा बताते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए, जिसे हम लोग जीडीपी के रूप में जानते हैं, इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 14.6% है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये आप देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब इसको विकासशील कहिए, अल्प विकसित कहिए, रुकी हुई कहिए, कई तरह की अर्थव्यवस्था आप इसको कह सकते हैं। जिसका अगर मान लिया जाए कि मूल क्या है, जिसका मेरुदंड क्या है, जिसका एकदम स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना इंसानों की, सब कुछ का बेस होता है। उसी तरीके से अगर हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को देखें, तो ये क्या है? कृषि है पूरी तरह से, क्योंकि हमेशा हर सिचुएशन में कृषि ही संभालती है। अभी प्रेजेंट टाइम में जब कोविड आया था, तो भी आप लोगों ने देखा सारे सर्विस सेक्टर ठप पड़ गए थे, बट कृषि हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, और उसी की वजह से भारत जो है सस्टेन कर गया। उतनी ज्यादा असर नहीं पड़ी जितना कि बाकी सारे देशों पे असर पड़े थे। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे कि मैंने 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं भी आप लोगों को बताया था। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी? 3 अर्थव्यवस्थाओं में मैंने आपको समझाया था कौन कौन से होते हैं। एक होता है जिसमें कि कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या बताया था मैंने? जिसमें कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होगी, ये कौन सेट करता है? ये सारी चीजें सेटलमेंट होती हैं निजी कंपनियों के द्वारा, यानी जो हमारी जनता होती है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो इसको पूरी तरीके से डिसाइड करते हैं क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा और क्या उसकी कीमत रखी जाएगी। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होगी, ये सारी चीजें कौन तय करता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी पब्लिक सेक्टर जिसको बोल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ये सभी तय करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी, निजी मतलब कौन? बाजार तय करती है, ये ध्यान में रखते रहेगा। कौन तय कर रहा है यहाँ पे? बाजार तय कर रही है क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और कितनी कीमत होगी उसकी, ये चीजों के बारे में। और जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। देखिए दोनों के एग्जाम्पल कुछ कुछ ले लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है?
जब हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? यूएसएसआर एक टाइम में हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो रशिया है, देख ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो रशिया की बात की जाए तो रूस हो गया, चाइना हो गया, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है एक तरह से। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इन सब चीजों को थोड़ा याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करने से पहले आपको बता देते हैं, यहीं पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, जहां पे कुछ चीजों के उत्पादन, कीमत और उनके बारे में कितना उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और क्या उसकी कीमत रखी जाए, कुछ सेक्टर्स को जब गवर्नमेंट संभालती है और कुछ सेक्टर्स को बाजार यानी मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो संभालते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था है। आपसे अक्सर पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो बहुत अच्छी है बोलने की बजाय आप बोल सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आप ध्यान में रखेंगे। किन किन चीजों का मिश्रण है? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये मिश्रण है, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सहभागिता है, जो कि मैंने बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है। सन 2017-18 की बात की जाए तो इसके लिए विकास दर 6.75 से लेकर के 7.5 यानी कि लगभग 6.25 से लेकर के 7.5 तक जो है विकास दर इतने % की सुनिश्चित की गई है 17-18 के लिए। अभी तो खैर की गई थी, और उसको मतलब पूरी तरीके से प्राप्ति क्यों नहीं हुई वो सब चीजें आप लोग देखते रहेंगे। उसके बाद तो और सारे 3 ईयर एक्शन प्लान वगैरह ये सब लेते आया गया, तो वही सब आपको देखना आगे हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद नाम की भी एक चीज होती है। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग जो जीडीपी लेते हैं, इसमें से जो घाटे वगैरह होते हैं उसको हटा देते हैं, तो वो होता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। इसके मामले में भारत का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, जापान के बाद चौथे नंबर पे आता है। देखिए, संयुक्त राज्य यूएसए हो गया, ठीक है, चाइना हो गया और जापान हो गया, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वास्तविक जीडीपी के मामले में, यानी रियल जीडीपी, आरजीडीपी उसको बोलते हैं, रियल जीडीपी के मामले में। ये आप ध्यान में रखेंगे। भारत 15 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के साथ सन 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, ऐसा टारगेट करके चला जा रहा है। फिलहाल में अभी इसकी पोजीशन जो है धीरे धीरे तेजी से सुधरती हुई चली जा रही है। जैसे फॉरेक्स के मामले में भी भारत की पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया भी था, कि चौथे नंबर पे पहुंच करके आ चुका है ये भारत अभी फॉरेक्स के मामले में, यानी कि फॉरेन रिजर्व के मामले में। फर्स्ट नंबर पे अभी चाइना है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। योजना आयोग, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि योजना बनाने के लिए, जब देश बन गया उसके बाद कुछ योजनाएं बनानी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसी योजनाएं? कुछ योजनाएं बनाए जाए, कुछ प्लान बनाया जाए, कुछ प्लानिंग बनाई जाए, उसके लिए कुछ आयोग की स्थापना की जाए, उसी के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं। प्लानिंग कमीशन का मतलब यही योजना आयोग। क्या करेगा? ये योजनाएं बनाएगा। कैसी योजनाएं? भारत को किस तरीके से चलाना है, अगले 5 सालों में क्या क्या चीजें करनी है, इन सब चीजों को टारगेट रख करके जब भी आगे चलते हैं तो उसके लिए एक आयोग की जरूरत पड़ती है। वो आयोग क्या करता है? प्लानिंग्स को बनाता है। इसकी स्थापना नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च सन 2050 में किया गया था। यूनियन कैबिनेट के एक प्रस्ताव की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत भी की गई थी। यूनियन कैबिनेट का मतलब आप समझ सकते हैं, जो कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट होती है उसके बारे में बात की जा रही है 1950। जबकि देखिए, आप देख रहे हैं ना, 15 मार्च यानी कि 26 जनवरी बीत चुका है, 15 मार्च आ रहा है, और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र स्थापना के बाद ये सारी चीजें होनी शुरू हो रही हैं। उसमें ही प्लानिंग कमीशन लाया गया था। पदेन अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, हालांकि अभी होता था योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। प्रधानमंत्री के द्वारा एक अध्यक्ष एवं कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी चुने जाते हैं इसमें, ठीक है। और 29 मई 2014 को IRO की रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने योजना आयोग यह प्रस्ताव रखा गया कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर कंट्रोल कमीशन का प्रयोग किया जाए। प्लानिंग कमीशन की जगह कंट्रोल कमीशन का प्रयोग किया जाए। और जनवरी 2015 में कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताया था, ठीक है। नीति आयोग फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताते रहेंगे, बताते भी रहेंगे, ठीक है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो नीति आयोग, नीति कमीशन बोल सकते हैं आप लोग। आगे नीति आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है यही चल रहा है नीति आयोग के सामने। देखिए, पूरा नाम जो मैंने अभी बताया यहीं पे लिख पे किया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। यह भारत सरकार की निधि निर्धारक तंत्र है। नीति निर्धारक यानी नीतियों का निर्धारण करती है। ये जितनी पॉलिसीज होती हैं, जितनी प्लानिंग्स होती हैं, उनके निर्धारण का काम, उनको निर्धारित करने का काम जैसे पहले योजना आयोग करता था, वही काम अब नीति आयोग करता है। नीति आयोग में देश भर के जितने भी शोध संस्थान होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं,
मतलब ब्रॉड लेवल पे, व्यापक लेवल पे उनसे परामर्श वगैरह लिए जाते हैं, सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है, पूरी तरह से डेटा तैयार करने के बाद सब कुछ पूरा जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें करने के बाद, तब फिर डेटा रिलीज करते हैं, कैसी नीतियां बनाई जाए, वही काम करती है जो योजना आयोग करता था। अंतर बहुत कुछ हो गए हैं, जैसे कि बहुत सारे पहले योजना आयोग में बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज थी इंटरफेयर करती थी, जैसे रक्षा मंत्रालय, फिर उसके बाद से आप ये बोल सकते हैं कई सारे मंत्रालय हो जाते हैं, गृह मंत्रालय, कई सारे मंत्रालय उसमें आते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस जो है उसका ट्रांसफर एक तरीके से उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं जो योजना आयोग ने निकाली थी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भारत कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 में, इसमें प्राथमिक क्षेत्र पे ज्यादा जोर दिया गया था, और मैंने पहले ही बताया था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसमें कृषि, बिजली, सिंचाई या फिर आप बोल सकते हैं कृषि की प्राथमिकता देते हुए प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया था। लक्ष्य दर, इसमें जो है लक्ष्य क्या किया गया था, विकास की जो दर है लक्ष्य किया गया था 2.1% और पाया कितना गया 3.6%, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस भारत का बहुत ज्यादा बढ़ा था, जिसकी वजह से दूसरी योजना जो 1956 से 61 तक चली थी, इसमें पूर्ण उद्योग, इसमें थोड़ा उद्योगों पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, औद्योगिक क्षेत्र पे, इसको नेहरू महाल नोबिस मॉडल भी बोला जाता है। 4.5% यहाँ पे टारगेट रखा गया था और पाई गई थी वृद्धि दर 4.2%। इससे भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देखिए जितना आया उतना एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, और इसी टाइम में बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थी उनको बताया गया था, यूएसएसआर वगैरह और बहुत सारे कंट्रीज की मदद से। फिर उसके बाद तीसरी योजना आती है 1961 से लेकर के 1966, लेकिन ये योजना पूरी तरीके से बहुत ज्यादा फ्लॉप रहती है। खाद्य और उद्योग यानी कि जो कृषि होती है और जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं, दोनों को डेवलप करने के लिए इसमें टारगेट रखा गया था। 5.6% टारगेटेड जो डेवलपमेंट रेट था रखा गया था, बट जो गेटिंग हुई यानी कि जो वृद्धि दर प्राप्त हुई वो सिर्फ 2.8% यानी कि 2.8% हुई। इसके पीछे का रीजन 1962 में सबसे पहले इंडो चाइना वॉर, 1965 में ये भी आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर, और बीच में जो भुखमरी की कंडीशन और जो अकाल सूखा, ये सारी चीजें पड़ गई। इस वजह से इस समय कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, जो कि 1961 से 1966 के टाइम पीरियड को डिसाइड करता है। इसके बाद अवकाश योजना जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 साल की प्लान किया गया था, 3 साल का 66 के लिए, 66, 67, 68 यानी कि 66, 67 और 68, 3 साल के लिए अवकाश योजना बनाई गई थी, क्योंकि बीच में थोड़ा गैपिंग चाहिए थे भारत को संभलने के लिए। इसके बाद 1969 से लेकर 74 तक चौथी योजना चली थी, जो कि कृषि पर पूरी तरह आधारित थी। यहाँ लक्ष्य किया गया था 5.7%, लेकिन प्राप्ति हुई थी 3.2% की। पांचवी योजना से थोड़ा भारत की कंडीशन सुधरनी शुरू होती है 1974 से 1979 तक, जिसमें टारगेट किया गया था गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। इसमें पॉइंट किया गया था, इसमें लक्ष्य यानी कि टारगेट रखा गया था 4.4%, जिसमें गेटिंग्स हुई थी यानी प्राप्ति हुई थी 5% की, और यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसके बाद छठी योजना 1980 से लेकर 1985 तक कृषि और उद्योग दोनों पे इस पे ध्यान दिया गया। जैसे कि हमने देखा था ना, यहाँ पे कृषि और उद्योग कहाँ पे ध्यान दिया गया था, यहाँ पे खाद्य और उद्योग 50, ये जो आपकी तीसरी योजना थी। इसी तरीके से यहाँ पे छठी योजना भी यही किया गया, कृषि और उद्योग पे ध्यान दिया गया था। लक्ष्य दर 5.2% रखा गया, और यहाँ पे वृद्धि दर और ज्यादा प्राप्त हुई 5.5%। सातवीं योजना इसी तरह से 85 से लेकर 90 तक ऊर्जा और खाद्य पे ध्यान दिया गया था, और यहाँ पे लक्ष्य दर 5% रखा गया था, प्राप्ति 6% की हुई। आठवीं योजना 1992 से लेकर 97 तक मानव संसाधन विकास और शिक्षा पे जोर दिया गया, 5.6% लक्ष्य दर था और 6.6% यहाँ पे प्राप्ति हुई थी। नौवीं योजना इसी के साथ आती है 1997 से 2002 तक, जिसमें कि सामाजिक न्याय को रखा जाता है टारगेट में, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हिंसा वगैरह की ज्यादा, मतलब आप लोग देखते होंगे जब भी न्यूज वगैरह पढ़ेंगे तो 1997 से 2002 तक आप लोग आतंकवादी गतिविधियां, कारगिल वॉर वगैरह, ये सभी चीज बहुत कुछ देखा था आप लोगों ने। फांसी की सजाएं वगैरह को हटाने के लिए सामाजिक न्याय को यहाँ पे टारगेट किया गया था। 6.5% यहाँ पे लक्ष्य दर रखा गया था और प्राप्ति 5.4% हुई थी। आप प्राप्ति का ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, विकास दर के परसेंटेज को रखा जाता है, कितना लक्ष्य किया गया कि इतना हम लोग प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन वृद्धि एक्चुअल में क्या होती है वही है वृद्धि दर, ये ध्यान में रखेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, जिसमें रोजगार और ऊर्जा पे ध्यान दिया गया, 8.1%, 8.1% इसमें लक्ष्य दर रखा गया था, और 7.6% यहाँ पे क्या पाया गया, वृद्धि दर पाई गई। 11वीं योजना आती है 2007 से 2012 तक, जिसमें समावेशी विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, 8% रखा गया था लक्ष्य दर, प्राप्ति इसमें 7.9% हुई थी, ये ध्यान में आप रखेंगे। इसके बाद 12वीं योजना, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, त्वरित और समावेशी विकास, 8% इसमें लक्ष्य दर, हालांकि पहले 10% रखा गया था, 10% वार्षिक आर्थिक विकास दर रखा गया था, बाद में इसे 8.2% किया गया, तो 8.2% आप इसको मानेंगे।
और प्राप्ति इसकी क्या हुई, एग्जैक्ट डेटा अभी तक रिलीज तो हुआ नहीं, लेकिन खैर अनुमान लगाते हैं लोग कि 8%, 7.9% तक इसमें प्राप्ति हो जाती है। तो इसका डेटा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इस वजह से आप लोग इस पर थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। ओके, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के टाइम में चली थी, इसके प्रमुख बिंदु जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली यही बीता है। इसके बाद क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, एंड फिर उसके बाद से 7 ईयर्स की कुछ प्लानिंग होती है, और फिर 15 ईयर्स का जो एक तरीके से लार्जर जो प्लान होता है इस तरीके से रखा जाता है, यानी कि 3, 7 और 5 के टर्म में इसको पूरी तरीके से बांट दिया गया है। इस तरीके से अब प्लानिंग बन रही है नीति आयोग के द्वारा। इसमें औसत विकास दर 9% निर्धारित की गई थी 2012-17 में, जिसे संशोधित करने के बाद 8% कर दिया गया था। स्वदेशी हार्डवेयर, अनुसंधान, विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण पर इसमें ध्यान देने की बात की गई थी। निवेश दर, जो इसमें निवेश किया जाता है, और बचत दर जो होती है, इसमें संपूर्ण जीडीपी के 38.7% और 36.2% निर्धारित किया गया। देखिए क्या है, इसमें निवेश दर की बात की गई है, यानी कितना निवेश कोई कर पाएगा। तो जीडीपी के देखिए कौन कौन सा, एक निवेश दर, एक बचत दर। तो निवेश दर और बचत दर की संपूर्ण जीडीपी की 38.7% और 36.2% निर्धारित की गई है। ओके, इलेक्ट्रॉनिकी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आप बोल सकते हैं, और आईसीटी कार्यनीति में, आईसीटी आप लोग फुल फॉर्म खोजिएगा। आईसीटी बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसको आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आईसीटी हम लोग बोल सकते हैं, आईसीटी जिसको, इसकी कार्यनीति में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने पर यहाँ पे ध्यान दिया गया था। मुद्रास्फीति की अवधारणा, मुद्रास्फीति मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, उसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। जब मुद्रास्फीति की बात करते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति यानी कि जब भी रुपए की वैल्यू डाउन होने लग जाती है मार्केट के अकॉर्डिंग, उसको कभी कभी क्रिएट भी किया जाता है, मुद्रास्फीति कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी अवधारणा मुद्रास्फीति ये है क्या अवधारणा, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं इसको, वेट फॉर मिनट, ठीक है। मुद्रास्फीति की अवधारणा जो है ये आपका थोड़ा सा हेडिंग है, इसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। ओके, एंड मुद्रास्फीति की अवधारणा भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपके सामने है। मुद्रास्फीति का आशय होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की जो सामान्य कीमतों में वृद्धि हो जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यानी कि मान लीजिए 1 रुपए में आपको 1 ट्रॉफी मिलती थी, तो वस्तुओं का रेट बढ़ गया तो आपको क्या मिलेगी, 2 रुपए में 1 ट्रॉफी मिलेगी। रुपए की वैल्यू कम होगी, वस्तुओं की वैल्यू ज्यादा हो गई। या फिर किसी सेवा की बात की जाए, आपको अगर बैंक में 5% लोन मिलता था तो उस पर अब सिर्फ 4% कर दिया जाता है। ये सब चीजें मुद्रास्फीति को एक तरीके से इंडिकेट करती हैं। मुद्रा की अत्यधिक वृद्धि और कम ब्याज दर के कारण भी मुद्रास्फीति कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। देखिए मुद्रा अगर बहुत ज्यादा, बहुत अधिक अगर नोट छाप दिए जाए, आपको लगता है ना नोट बहुत ज्यादा क्यों नहीं छाप दिए जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा नोट छाप दिए जाए तो बहुत ज्यादा मुद्रा की वृद्धि हो जाएगी, डिमांड बहुत ज्यादा, एक तरीके से सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाएगी तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो उसमें ब्याज दर के कारण भी, जब ब्याज दर एक तरीके से कम ब्याज दर, देखिए एक तरीके से अत्यधिक वृद्धि, मुद्रा बहुत ज्यादा छप जाए, या फिर बहुत कम ब्याज दर पे कोई भी चीज, जैसे बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो 1 ही 2% अगर उस पर टैक्स दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। बड़े स्केल पे अगर देखा जाए, वृहद स्तर पे हम लोग देखें तो मुद्रास्फीति का जो कारण होता है ये कुल मांग और कुल आपूर्ति में जो असंतुलन आते हैं उसकी वजह से यहाँ पे मुद्रास्फीति स्टार्ट होती है। यदि मांग अपरिवर्तित रहे, मांग यानी कि जो हम एक तरीके से दो चीजों को आप लोग जान लीजिएगा, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इस चैन को हम लोग थोड़ा सा समझते रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब भी किसी भी चीज की बात हम करते हैं, किसी भी चीज की मांग की जब हम बात करते हैं, कोई भी चीज मांग, कौन सी मांग है, खून भरी मांग नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये कैसी है, ये डिमांड की बात की जा रही है, कितनी डिमांड, मान लीजिए किसी भी चीज की डिमांड यहाँ पे की जा रही है, कितना कोई किसी चीज को मांगता है, कितने लोग उसकी डिमांड करते हैं। जैसे मार्केट में प्याज की बात कर ली जाए, ठीक है, ये हो गया ऑनियन आपका, ओके, ये प्याज हो गया। प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग खाने के लिए बहुत ज्यादा, डिमांड बढ़ती कैसी है, अगर उसकी सप्लाई कम कर दी जाए, मांग और दूसरी चीज क्या होती है, पूर्ति, पूर्ति यानी कि सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पे ही पूरी तरीके से इकोनॉमी बेस्ड है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। किसी चीज की डिमांड ज्यादा कब होती है, जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है। प्याज मार्केट में उतारना ही बंद कर दो, वेयर हाउसेज में बंद करके रख दो, अभी देखो कितना डिमांड हो जाएगा, और आप प्याज को देख लेंगे कि प्याज की रेट धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और अगर पूर्ति बहुत ज्यादा आ जाए तो, पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो, पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो मतलब क्या, मार्केट में बहुत ज्यादा प्याज आ गया, बहुत ज्यादा प्याज आ गया, तो प्याज का रेट जो है बहुत कम होने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर नहीं बेचेंगे तो हो सकता है कि आपका प्याज सड़ जाए, ठीक है। इस वजह से रेट जो है डाउन करके बेचना पड़ता है, जल्दी से जल्दी सेल करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से मांग और पूर्ति के बीच में पूरी तरीके से कनेक्शन होता है, मांग और पूर्ति पे ही पूरा मार्केट बेस्ड रहता है, ये आप ध्यान में
रखेंगे। आगे हम लोग और चीजों को देखते हैं, जैसे कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वही है यदि मांग अपरिवर्तित रहे, कि मांग वही बराबर है और कुल आपूर्ति में गिरावट हो जाए, तो उसके बाद भी मुद्रास्फीति एक तरीके से हो सकती है, क्योंकि मांग बराबर है, आपको एक दिन में 10 प्याज चाहिए, ये आपकी मांग है, ठीक है, लेकिन आपूर्ति जो एक दिन में 10 प्याज आता था वो कम हो गया, यानी एक दिन में 5 ही प्याज आ रहा है, तो क्या करेंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे करके खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी नीड है 10 प्याज की एक दिन की, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं इनके, जैसे हर चीज में ग्रामर होता है, वैसे इकोनॉमी में भी कुछ ग्रामर्स हैं, जैसे मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। इन्फ्लेशन संबंधित कुछ शब्दावली होती है, जैसे अवस्फीति एक वर्ड होता है, मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था की वह अवस्था जिसमें सामान्य कीमत स्तर घटता है, सामान्य कीमत स्तर, जो सामान्य कीमत है, सामान्य किसी भी चीज की कीमत है, वो घटते चली जा रही है और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती चली जा रही है। यानी मुद्रा एक रुपए में अगर आपको एक टॉफी मिलती थी, तो अगर रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है तो 1 रुपए में आपको 2 टॉफी मिलने लगेगी, इस तरीके की चीज है, ठीक है। तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होने लग जाती है। एक विस्फीति टर्म होता है, इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में कीमतों में कमी के साथ जो उत्पादन होता है, कीमत में कमी हो रही है, अर्थव्यवस्था में जो कीमत है उसमें कमी हो रही है, अर्थव्यवस्था में कीमत में, किसी भी चीज की कीमत में कमी, यानी 1 रुपए वाली टॉफी 50 पैसे की हो गई, ठीक है। तो कमी के साथ जब उत्पादन, आय और रोजगार में कमी नहीं होती है, विस्फीति का मतलब क्या है, फिर से देखिएगा, इसमें अर्थव्यवस्था में कीमतों में तो कमी हो रही है, सब चीजों की कीमत में कमी हो रही है, इसके साथ ही उत्पादन, आय और रोजगार में कमी नहीं होती है, तो इसे हम लोग विस्फीति कहते हैं। गतिहीन स्फीति एक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी अवस्था तब आती है जब आर्थिक क्रियाओं में अवसान और कामता में वृद्धि एक साथ उपस्थित रहता है, ठीक है। धीरे धीरे जो भी चीजें मतलब एक तरीके से कम करते जाएंगे, तो भी उसमें क्या होती चली जाएंगी, इसमें क्या चीजें हैं, आर्थिक क्रियाओं में अवसान और कामता में वृद्धि एक साथ उपस्थित होती है, ठीक है। मांग प्रेरित स्फीति, इसका भी मतलब हम लोग जान लेते हैं, जब पूर्ति यानी सप्लाई है, सप्लाई के अपरिवर्तित रहने पे, अनचेंजेबल है, बदल नहीं रहा है, इसमें जब संपूर्ण डिमांड होने की जब एक तरीके से वृद्धि होती है, तो इससे कीमतों में वृद्धि होने लगती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति एक बार और आप लोग समझ सकते हैं, देखिए मतलब क्या है इसमें, पूर्ति अपरिवर्तित है, पिछले वाले में क्या था, आर्थिक क्रियाओं में अवसान, ये विस्फीति के एक तरीके से ऑपोजिट देख सकते हैं, कीमतों में कमी हो गई लेकिन आय रोजगार वगैरह में कमी नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, पूर्ति अपरिवर्तित है, यानी कि जो पूर्ति हो रही थी, सप्लाई हो रही थी, वो एकदम बराबर है, ठीक है, 10 प्याज आ रहा था पहले भी, अब भी आ रहा है, लेकिन संपूर्ण मांग में होने वाली वृद्धि, मांग ही धीरे से बढ़ जाती है, क्या हमको 10 नहीं, हमको 20 प्याज चाहिए, ठीक है। तो ये जो वृद्धि होती है, इसके कारण जो कीमतों में वृद्धि होती है, भाई पहले 10 चाहिए था, 10 तो आ ही रहा है, लेकिन अब तुमको 20 चाहिए, तो है तो हमारे पास 10 ही, उसकी वजह से जब रेट बढ़ने लग जाता है तो उसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, डिमांड बहुत ज्यादा किसी चीज की हो जाएगी अचानक से, जैसे प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए कि आपको कहीं से पता चल जाए कि आलू से बिजली बहुत तेजी से उत्पन्न होता है और वो वाली मशीन आपको बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे मिल जा रही है, तो आलू की डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि अब खाने के लिए ही नहीं, बिजली उगाने के लिए भी उसको लोग यूज करने लग जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, आलू के रेट बढ़ जाएंगे, वही होता है मांग प्रेरित स्फीति। लागत जन्य स्फीति क्या होती है, यदि मांग स्थिर रही हो, मांग स्थिर है, एक दिन में 10 प्याज चाहिए, ठीक है, उतना ही चाहिए, खाने के लिए चाहिए, कुछ और नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो पूर्ति में होने वाली जो कमी है वो कीमतों में अभिवृद्धि करती है। अब पूर्ति में कमी हो रही है, देखिए क्या है, मांग क्या है, स्थिर है, 10 प्याज ही चाहिए, लेकिन अब पूर्ति नहीं हो पा रही है, 10 प्याज आ ही नहीं पा रहा है, 10 प्याज नहीं आ पा रहा है, कुछ प्याज जो है इधर उधर गिर जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं, या फिर पैदावार ही नहीं हुई अच्छे से, तो इसको लागत जन्य स्फीति बोलते हैं। सामान्यतः जो लागत में वृद्धि होती है उसकी वजह से पूर्ति कम हो जाती है, लागत में वृद्धि हो गई, कभी कभी मान लीजिए उर्वरक, यानी जो हमारे खाद वगैरह होते हैं, ठीक है, जो खाद वगैरह होते हैं, खाद का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बीज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो किसान क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो पूर्ति कम हो जाएगी, तो उसका रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मांग जो है स्थिर रहेगी। इस प्रकार स्फीति को लागत जन्य स्फीति कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं लास्ट डेट जो होगा उसमें सब चीजों के सारे डेटा आपको बताऊंगा, प्रेजेंट टाइम में कितने करंट अफेयर से रिलेट करके कितने सारे डेटा में भारत की पोजीशन क्या है। मानव विकास सूचकांक होता क्या है, यानी कि मानव का विकास किस तरीके से हो रहा है, देश विशेष में, किसी भी देश में किस तरीके से लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस स्तर तक उनकी विकास की स्थिति है, उसको जब हम लोग ध्यान में रख करके कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसे हम लोग HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। मानव विकास सूचकांक का सूत्र अगर देखना है तो 1/3 जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा का मतलब कौन कितने वर्ष तक जी रहा है,
कहीं पे 60 वर्ष, कहीं पे 80 वर्ष। जापान में देख लीजिए 100 वर्ष से ऊपर तक मैक्सिमम लोग जीते हैं। तो यही है जीवन प्रत्याशा का जो सूचकांक है, इसी के अकॉर्डिंग 1/3 उसको कर लेते हैं। फिर प्लस शिक्षा सूचकांक यानी कि एजुकेशन का लेवल क्या है उस कंट्री में। सकल घरेलू उत्पाद का सूचकांक यानी कि जो हमारे जीडीपी है उसमें कितना उत्पाद कर रहे हैं उसका सूचकांक, उसके इंडेक्स को देख लेंगे, उसके इंडेक्स वगैरह के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करेंगे। इस तरीके से भारतीय मौद्रिक नीति जो होती है इसके अंतर्गत स्फीतिकारी दबावों के लिए, जो स्फीति इतनी सारी हुई थी ना, मुद्रा स्फीति, अवस्फीति, फिर उसके बाद से ये जो इतनी सारी स्फीतियां हुई थी, तो स्फीतिकारी जो दबाव की वजह से प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए हैं उसे क्या है, मौद्रिक नीति कहते हैं। भारतीय मौद्रिक नीति यानी जो हमारी इन्फ्लेशन आ रही है या फिर मुद्रास्फीति आ रही है, इसको रोका किस तरीके से जाए, इसके प्लान्स को जब बनाया जाता है। जैसे इतनी तरह की चीजें आप देखें ना, अवस्फीति हुई, विस्फीति हुई, गतिहीन स्फीति हुई, मांग प्रेरित स्फीति हुई, लागत जन्य स्फीति हुई, इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए उसके लिए जो पॉलिसी बनाते हैं उसे हम लोग इंडियन एक तरीके से मौद्रिक नीति बोलते हैं, भारतीय मौद्रिक नीति बोलते हैं। ये आप ध्यान में रख ले रहिएगा, ठीक है। इंडियन मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक नीति बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं ये तो आप समझ ही गए, कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है जितने भी तरह के इन्फ्लेशन वगैरह होते हैं। विदेशी विनियोग नीति एक लाई गई थी, विदेशी विनियोग नीति 1991 के टाइम में। देखिएगा 1991 का जो टाइम है यही एलपीजी रिफॉर्म का टाइम है, यानी इस समय लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं निजीकरण, और फिर उसके बाद से एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों चीजों को लेकर के आया जाता है। जब उदारीकरण अपनाया जाता है यानी कि निजी क्षेत्रों को थोड़ा सा छूट दी जाती है, फिर निजीकरण दिया जाता है यानी कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का उसका निजीकरण कर दिया जाए, बहुत सारी चीजों को निजी कर दिया जाए, निजी हाथों में मैक्सिमम चीजें दी जाए, लोगों को छूट दिए जाए, और वैश्वीकरण यानी कि विश्व के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए जाए, वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाए बंद अर्थव्यवस्था की जगह पे, उससे हम लोग बोले थे 1991 का एलपीजी रिफॉर्म। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसी टाइम में विदेशी विनियोग नीति लाई गई थी, यानी कि फॉरेन एक तरीके से रेगुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी 1991 में। इसके कुछ प्रमुख सुधार थे, इसमें कुछ प्रमुख सुधारों को क्या किया गया था, टारगेट किया गया था और इसके अकॉर्डिंग आगे चलाया गया था। यहीं पे एसएलआर आ जाता है। एसएलआर को थोड़ा सा हम लोग जान लें, एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है कि हमारे जो है क्या हो, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति वगैरह ना हो, इसके लिए एसएलआर यानी कि कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखे जाते हैं, उसको रखा जाता है। देखिए कैसे, स्टैटिक लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर जिसको हम बोलते हैं, स्थैतिक तरलता अनुपात। एसएलआर सिर्फ आप याद रखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, स्टैटिक लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो एसएलआर जो होता है ये ऐसी मात्रा होती है जिसमें वाणिज्यिक बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक होती हैं, नगद, स्वर्ण या फिर सरकार के द्वारा स्वीकृत सरकार की जो मतलब प्रतिभूतियां होती हैं, आप लोग बॉन्ड्स वगैरह जानते होंगे, बॉन्ड डिवेंचर, ठीक है। तो सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं उसको किस चीज में रखता है, रिजर्व के रूप में रखता है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक क्या है, एसएलआर की उच्चतम सीमा 40% है, 40% से ज्यादा वो रिजर्व नहीं रख सकते हैं, लेकिन उच्चतम सीमा क्या है, एसएलआर रखना पड़ता है 40%, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ताकि कुछ रिजर्व आपके पास रहे, ताकि जब भी इन्फ्लेशन की कंडीशन आए तो उसको लगा करके, यानी किसी भी चीज की डिमांड कम होती है तो उसको पूर्ति एक तरीके से करके इन्फ्लेशन को कवर किया जा सके, भारत को एक तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके, या किसी भी देश को नुकसान से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो एसएलआर का टर्म का मतलब आप समझ सकते हैं, ये क्या है, एक तरह का रिजर्व है जिसमें वाणिज्यिक बैंक, नगद, स्वर्ण या सरकार के द्वारा कोई भी जो प्रतिभूति जारी की जाती है, सरकार के भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको रिजर्व के रूप में रखा जाता है। इसकी उच्चतम सीमा 40% है। ओके, भारत के विदेशी व्यापार के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें अगर, तो विदेशी व्यापार की नई नीति एक लाई गई थी। विदेशी व्यापार की नई नीति कब हुई थी, ये 2009 को घोषणा की गई थी, 27 अगस्त के दिन में। विदेशी व्यापार का अर्थ है दो या दो से अधिक देशों के बीच जब व्यापार किया जाता है, तो इसकी व्यापार क्रिया को क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार। नाम से ही पता है, बहुत ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए क्या है, विदेशी व्यापार तो आप लोग समझ गए, विदेश से व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, इतना टर्म रटने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आय होता क्या है, मैंने पहले भी बताया था, अभी बताऊंगा आपको। राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र की जो आय होती है वो उसके प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करती है, यानी एक व्यक्ति कितना कमाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं निकलता है, लेकिन एक अनुपात निकल जाता है, एक एवरेज निकल जाता है, एक रेशियो निकल जाता है, जिससे हम लोग निकालते हैं
जब भी हम लोग प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय निकालेंगे बटे पूरी जनसंख्या का उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, पूरी जनसंख्या का हम लोग भाग कर देंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग और चीजों को देख लेंगे, यहाँ पे जिसको हम लोग जीएनपी कहते हैं। जीएनपी क्या होता है, एक तरीके से ग्रॉस, ये देखिए जीएनपी का मतलब ही क्या होता है आपका, सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आय क्या, उत्पाद के रूप में हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरीके से जीएनपी होता है, यानी कि ग्रॉस एक तरीके से नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जीएनपी बोलते हैं। जीएनपी होता है क्या, जब हम जीडीपी में एक्स में से एम को घटा देंगे, जीडीपी में एक्स में से एम को घटा करके जोड़ देंगे। एक्स क्या है, देश के निवासी जितना विदेश में आय अर्जित करते हैं, विदेश में जितनी कमाई करते हैं उसमें से घटा देंगे विदेशी जो देश में आय करते हैं, मतलब एक तरीके से इनकम प्राप्त करते हैं। हमारे देश में जो विदेशी आए हुए हैं वो जितना यहाँ पे कमाई करते हैं, और हमारे देश के लोग जो बाहर जाकर के विदेश में जो भी चीजें कमाते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन डिफरेंस को जब हम जीडीपी में ऐड कर देते हैं, जब जीडीपी में ऐड कर देते हैं, देखिए क्या है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि विदेश हमारे यहाँ ज्यादा कमा ले, ठीक है, तो इस टाइम में हमको घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आए प्लस में आए, एक्स में से ही एम को घटाते हैं, एम में से एक्स को नहीं घटाएंगे, ये ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, एक्स में से एम को घटाने के बाद क्या करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा जीडीपी के साथ जोड़ने या घटाने पे ये जीएनपी आ जाएगा। मान लीजिए एक्स, अगर मान लीजिए विदेशी निवासी जो है, ये एक डेटा बता रहा हूँ कि 5 लाख कमाते हैं बाहर के, ठीक है, देश के जो निवासी हैं विदेश में 5 लाख कमाते हैं, माइनस एम की बात की जाए तो एम क्या है, विदेशी व्यापारी जो है यहाँ पे कमाते हैं 4 लाख। ठीक है, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, और जीडीपी हमारी मान लीजिए 10 है, तो 10 + 1 11 हो जाएगा जीएनपी। लेकिन अगर यहीं पे हम एक्स की बात करें, यानी कि हमारा जो देश के निवासियों के द्वारा विदेश में जो अर्जित आया है, ये अगर वहां बाहर पे कमाई करते हैं सिर्फ 4 लाख रुपए, और यहाँ भारत में आकर के विदेशी जो कमाई करते हैं वो 5 लाख रुपए कर ले जाते हैं, तो जब x माइनस एम करेंगे तो -1 यहाँ पे आएगा, तो जीडीपी में से यानी 10 में से -1 कर देंगे, जो कि 9 आ जाएगा, जो कि जीएनपी बताएगा, ये ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, x माइनस एम को यानी x के अपने देश में जो देश के लोग जो बाहर कमा रहे हैं और विदेशी जो भारत में कमा रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को मुख्य आय बोला जाता है। मुख्य आय NFIA इसको बोलते हैं, ये ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से, अब्रॉड का मतलब विदेश से। ठीक है, तो विदेश से जो भी नेट फैक्टर एक तरीके से जो हमारी इनकम होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान में रखते रहिएगा। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA भी लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस एम क्या होता है, मुख्य आय होता है NFIA। इसी को रिलेट करके यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बना दिया गया है। एक फॉर्मूला अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो फैक्ट को आप थोड़ा याद रखेंगे। यहाँ जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय आय या उत्पाद, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। NFIA की बात की जाए तो विदेशों से प्राप्त जो नेट फैक्टर इनकम होता है अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में से जब विदेशों को अदा करने वाले जो फैक्टर इनकम होते हैं उनको जब घटा दिया जाता है तो NFIA निकल जाता है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। इसी को उल्टा कर दिया है पूरी तरीके से, या फिर NFIA हम लोग बोल सकते हैं, जो विदेशों से प्राप्त नेट फैक्टर इनकम है, यानी हमारे देश के लोग जो बाहर जाके कमा रहे हैं। मान लीजिए टाटा ने एक अपना प्लांट बैठा दिया, कहाँ पे, यूके में। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम से जितनी भी कमाई हो रही है वो सारी कमाइयां जो है भारत की एक तरीके से NFIA का पार्ट बन जाएंगी। क्यों बनेंगी, क्योंकि बाहर से जितनी भी कमाई हुई फिर माइनस विदेशों को अदा करने वाले फैक्टर इनकम, यानी विदेशी कंपनियां, गूगल यहाँ पे कोई भी चीजें अपनी सेटअप कर ली, ठीक है, तो फिर इसको जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी यहाँ पे प्लांट लगा लिया, यहाँ से कमाई करके जो विदेश भेजेगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे हम NFIA बोलेंगे, ये आप ध्यान में रखते रहेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था यानी जहाँ पे विदेशों से किसी भी तरह का आयात निर्यात ना होता हो, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो भी बाह्य संसार से व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, हालांकि लगभग बंद है, पूरी तरीके से बंद नहीं है, इसको बोला नहीं जा सकता कि चाइना से इसका क्या होता है, एक तरीके से आपस में ट्रेड होते रहता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। भूटान को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि बंद अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये भी बाहर से एक तरीके से भारत से तो व्यापार वगैरह करता है, ये तो प्रेजेंट टाइम में बंद अर्थव्यवस्था रहना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रशिया की हालत आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि इनके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हैं, तो इसी वजह से नए नए ऑफर दे करके ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वैश्वीकरण के इस दौड़ में वो पीछे न रह जाए। ठीक है, अगर कोई देश बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वहां पे कोई NFLA नहीं होगा, क्योंकि न ही कोई विदेश जाएगा कमा करके भारत मतलब उनके देश में भेजेगा, और न ही कोई विदेशी उनके यहाँ आकर के किसी भी तरीके की आर्थिक क्रिया करेगा, तो यहाँ पे NFLA होता ही नहीं है। इसकी NFLA क्या होती है, शून्य होती है, LA नहीं है, IA है। ठीक है, NFIA ये शून्य होती है। अतः ऐसे राष्ट्र हेतु GDP इज इक्वल टू GNP डायरेक्टली हो जाएगा ना, GDP इज इक्वल टू GNP, क्योंकि NFIA यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ये नॉर्मली। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं आपको। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, ये GDP होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं।
कई बार हम लोग जीडीपी कर चुके हैं। तो नॉर्मली आप ये समझिए, भारत में जितने उत्पादन से प्रॉफिट्स होते हैं, कई तरह का उत्पादन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, कोई भी सेक्टर हो जिससे जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे हम लोग जीडीपी कह सकते हैं, नॉर्मल मोटी मोटा लैंग्वेज में। थियोरेटिकल आप जान लीजिए, किसी दिए गए समय में राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत, भौगोलिक राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं एवं जो सेवाएं होती हैं उनका सकल मौद्रिक मान जीडीपी कहलाता है। जितनी बीमा हुई, जितने भी तरह के बैंक में जमा हुए उस पर जो ब्याज हुआ, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, या कृषि से उत्पन्न किसी तरह की आय हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज में जितने भी तरह के हमारी प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी हम लोगों को प्राप्ति होती है, अंतिम वस्तुओं की बात कर दी जा रही है। यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसी को देखा जा रहा है। इन्हीं चीजों को जब सकल रूप से मौद्रिक रूप में लेकर के आते हैं, सकल मौद्रिक मान जब उसका निकालते हैं तो इसे हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल घरेलू उत्पाद कुल आउटपुट को प्रदर्शित करता है, मतलब कि जो राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत उपलब्ध होती है इन्हें प्रदर्शित करता है, ध्यान में रखेंगे। कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ये जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, एनएनपी। जीडीपी एक होता है, एक एनएनपी होता है और एक जीएनपी होता है। अब आई होप आप सब चीजों को समझ चुके हैं, ठीक है। एनएनपी यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद की जब हम बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे, तो इसमें जीएनपी में से अवमूल्यन को, अवमूल्यन यानी किसी चीज का मूल्य का अगर ह्रास होता है, किसी चीज की जब रेट, किसी चीज का वैल्यू जब कम होता है तो उसे हम लोग अवमूल्यन बोलते हैं। तो उसी अवमूल्यन को जब हम घटा देते हैं जीएनपी से, जीएनपी यही हम निकाल लेते हैं, ओके, जीएनपी ऐसे निकलता है, एंड उसी को रिलेट करके हम एनएनपी निकाल लेते हैं। जीएनपी निकलेगा जीडीपी से, ठीक है, और जीडीपी निकल करके जब अवमूल्यन उससे माइनस कर देंगे तो एनएनपी हमारा यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ एनएनपी क्या है, कुल राष्ट्रीय आय, और जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय आय, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। राष्ट्रीय आय के आकलन की बात की जाए तो कई बार कई सारे लोगों ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आप पीछे डेटा देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय वही चीज जो मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय आय कैसे हम लोग निकालते हैं, यहीं पे आपका दिया हुआ, देखिए राष्ट्रीय आय कैसे निकालना है हम लोग। एक राष्ट्रीय आय इस तरीके से, प्रति व्यक्ति आय में जब हम जनसंख्या का एक तरीके से गुणा कर देंगे तो राष्ट्रीय आय आ जाएगी, यह ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इस वाले एक तरीके से चीजों को देख करके, ओके। यहाँ प्रति व्यक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग निकाले थे, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867-68 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, जिसमें राष्ट्रीय आय 340 रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए एक तरीके से दिखाया गया था, ये ध्यान में रख सकते हैं, 20 रुपए, ओके। रुपए करोड़ में लिखा हुआ, तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय देखा गया था। राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए लगभग आई थी, ठीक है। इसके बाद वाडिया एवं जोशी ने 1913 से 14 में देखा था राष्ट्रीय आय 6067 एंड प्रति व्यक्ति आय 44 रुपए। शाह एवं खंबात ने 1921-22 में ऐसे ही मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट किया, राष्ट्रीय आय का आकलन किया, जिसमें कि 2364 ये राष्ट्रीय आय आया था और 74 रुपए का आया था प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद VKRV राव 1931-32 में 1679 राष्ट्रीय आय एंड 62 जो रुपए आए थे एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय आया था, ये ध्यान में रखेंगे। 1945-46 में जो हमारे 1962 एक तरीके से देख सकते हैं, 1945 से 46 के टाइम में जो हमारी एक तरीके से काउंटिंग हुई थी, उस काउंटिंग में क्या हुआ था, 6234, क्या है 6234 हम लोगों ने देखा था कि करोड़ रुपए एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया था भारत में। एक तरीके से आय हम लोग बोल सकते हैं कि भारत की क्या आय है, उस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, कुछ चीजें रुपए में है, कुछ चीजें यहाँ पे करोड़ में है। तो रुपए में क्या है, करोड़ में क्या है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। ये करोड़, सॉरी ये तो रुपए में है, ओके। और ये जो हमने राष्ट्रीय आय देखा था, इसको हम लोग जब यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा आपका किस चीज में, ये हो जाएगा आपका करोड़ में, ठीक है। स्टेट ये आप क्लियर रखते रहिएगा, ठीक है। करोड़, ठीक है, करोड़ रुपए में, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने तुरंत ही आपका क्लियर कर दिया ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, ओके। तो इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे कि ये राष्ट्रीय आय करोड़ में लिखा गया है, यानी कितने रुपए, 340 करोड़ रुपए, 1679 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से रखा गया है। ये मत समझ लेना कि 1689 रुपए बस राष्ट्रीय आय, इतना ही होगा क्या, नहीं इतना नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय इतनी रखी गई है, लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो ज्यादा होता है। राष्ट्रीय आय ज्यादा बड़ी बात है, राष्ट्र एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो इसकी वजह से, ठीक है। VKRV राव ने क्या किया, 1689 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय देखा था और 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय देखा था। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने सबसे पहली बार 1945-46 में 6234 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय की गणना की, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 198 रुपए आया था, ये ध्यान में रखते रहेंगे।
ये तो हो गए स्वतंत्रता से पहले 1945-46 तक। 47 में फिर उसके बाद से भारत आजाद हो जाता है और फिर उसके बाद से स्वतंत्र उत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति एक गठित की गई जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। ये पीसी है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा अभी। पीसी महालनोबिस थे और इन्हीं के बेस में जो हमारा सेकंड एक तरीके से बोल सकते हैं ना महालनोबिस मॉडल जो था, ठीक है, नेहरू महालनोबिस मॉडल, उस पे जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो भी बेस्ड था। तो पीसी महालनोबिस की बात की जाए तो इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। सन 1951 में पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इसके अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय 18 एक तरीके से देख सकते हैं 18,710 करोड़ रुपए हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, सॉरी ये 18 नहीं है, 8,710 करोड़ है। ये एक जो है, एक की जगह वो रुपए का सिंबल था, एक बन गया है, उसको मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा अभी, चिंता ना कीजिएगा। तो 8,710 करोड़ रुपए का जो हमारा देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी किसके टाइम पीरियड में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, ठीक है। तो 8,710 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय कितनी 225 रुपए निकाली गई थी 1951 में। आजादी के बाद ये हाल थी भारत की। घाटे की वित्त व्यवस्था और वित्तीय नीति बजट जब संतुलित होता है तो इसमें अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय समान होने लगते हैं, समान हो जाते हैं एक तरीके से। अनुमानित राजस्व यानी अनुमानित राजस्व कितना अनुमानित है और व्यय कितने हैं, ये भी चीजें हमारी थोड़ी सी क्या होने लगती है, समान होने लगती है। घाटे वाला बजट क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अभी तो बजट की बात आ रही है, धीरे धीरे बजट भी आएगा, आगे हम लोग बजट भी पढ़ेंगे। लेकिन एक होता है टर्म घाटे वाला बजट। होता क्या है ये, जब अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से कम रह जाता है। अनुमानित राजस्व, अनुमान किया गया कि इतना राजस्व है और जितना व्यय है, व्यय हमारा ज्यादा रह गया और जो है हमारा किस तरीके से अनुमानित व्यय, एक तरीके से व्यय हमारा कम रह गया, यानी खर्च हमने कम किया, पॉकेट में पैसे ज्यादा रह गए, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, किस तरह के घाटे होते हैं, तो कई तरह के घाटे होते हैं। घाटे वाला बजट है, कुछ एक तरीके से सरप्लस वाला बजट होता है। तो इन सब बजट को कैसे हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं किस तरीके से हम लोग घाटों को जानते हैं। एक होता है बजट घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा, एक होता है राजस्व घाटा। इन सभी घाटों को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, किस तरह का घाटा है, किस तरह की डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट होती है, फिर उसके बाद फिस्कल डेफिसिट होती है, प्राइमरी डेफिसिट होती है, ठीक है। इन सारे डेफिसिट को हम लोग देख लेते हैं है क्या ये। बजट घाटा कहते हैं जब सरकार के सभी प्रकार के व्यय में से, सरकार का खर्च है, सभी प्रकार के खर्च में से उसके घरेलू राजस्व और जो एक तरीके से निवल आंतरिक, निवल है, निक्त हो गया है, ठीक है, निकल हो गया, ये निवल है, ठीक है। जब हम लोग निवल आंतरिक और बाह्य पूंजीगत प्राप्तियों के योग को घटाते हैं और उनके बीच में जो अंतर आता है तो उस अंतर को हम क्या बोलते हैं, उस अंतर को हम लोग बोलते हैं कि हमारा बजट घाटा है। यानी एक तरीके से बजट जितना कहा गया था उतना हमारा बजट हो नहीं पाया, उतनी प्राप्ति नहीं हो पाई, इसे हम लोग बजट घाटा कहते हैं, बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। एक होता है राजकोषीय घाटा। राजकोष मतलब कि जो हमारा राजकोष है, भारतीय गवर्नमेंट हमारी है, उसका जो राजकोष होगा, कहीं भी पैसे वगैरह रखे होंगे तो उसकी बात की जा रही है। सरकार के कुल व्यय में से उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों यानी सरकार को मिलने वाले ऋण और पूंजीगत प्राप्तियों के योग को जब घटा दिया जाता है तो जो अंतर हमें प्राप्त होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सरकार का जो कुल व्यय होता है, पूरा सरकार का जो खर्च हो रहा है, उसमें से हम लोग घटा रहे हैं किसको किसको, कुल राजस्व प्राप्ति जितनी प्राप्ति हुई और सरकार को मिलने वाला जो ऋण है, सरकार को भी ऋण मिला है, एक तरीके से बाहर से ऋण मिला है, और जो पूंजीगत प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति मतलब कि जो हमारी एक तरीके से कैपिटल पे जो गेन होती है उस पे कुछ टैक्सेस मिलते हैं, उसके योग को जब घटा दिया जाता है तो जो अंतर बचता है उसे हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा प्राथमिक घाटा। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के घाटे का आंकड़ा तब प्राप्त होता है जब राजकोषीय घाटे में से पुराने ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज की रकम को घटा दिया जाता है। यानी क्या है, ऐसा घाटा है जब हम राजकोषीय घाटे में से पुराने ऋणों पर जो हमारे ब्याज दिए जा रहे हैं उसके रकम को घटा दिया जा रहा है। क्या है, पुराना ऋण था हमारा, पहले से हम लोग कहीं से लोन लेकर के बैठे हुए थे, उसमें ब्याज की रकम घटा दी जा रही है। यानी 8% ब्याज लगाया था, मान लीजिए हमने ले लिया अमेरिका से या फिर IMF से हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है। अब लोन लेने के बाद उस समय बोला गया था कि 8% उस पर टैक्स लगेगा पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब बाद में वो कहता है अच्छा ठीक है आप चुका नहीं पा रहे हो तो आपको हम 5% ही टैक्स लगाएंगे, 8% नहीं लगाएंगे। तो ये जो प्रॉफिट हुआ हमारा, इसे हम लोग प्राथमिक घाटा एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जब हम राजकोषीय घाटे में से पुराने ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज की रकम को घटा दिया जाता है, पुराने ऋणों पर जो हम ब्याज की एक तरीके से पुराने ऋण पर जो हम लोग ब्याज की रकम देते, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसमें थोड़ा और सही से बता दूं मैं क्या है, ठीक है। मान लीजिए कहीं हमने अमेरिका से या फिर किसी IMF से हमने लोन लिया, ठीक है, लोन लिया है और उसको हमने अभी तक चुकाया नहीं है और उसका ब्याज जो है एक तरीके से बढ़ गया और उसके ब्याज को हमको देना है, मूल नहीं देना है, ब्याज को देना है। तो ब्याज हम चुका रहे हैं पुराने ऋण को,
बजट अभी का है और पुराने ऋण को हम चुका रहे हैं, तो उसमें से जब पैसा निकाल के पुराने ऋण को चुकाते हैं तो उसे हम लोग प्राथमिक घाटा कहते हैं। ये ध्यान में आप रखेंगे। राजस्व घाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे आप लोग स्टार कर लीजिएगा, लिख रहे हैं तो लिख भी लीजिएगा, पॉइंट कर रहे हैं तो पॉइंट भी कर लीजिएगा। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति में जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान से रखते रहिएगा। राजस्व व्यय और राजस्व घाटे के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। इसको मैं थोड़ा सा सही भी कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वहाँ माइनस का जो सिंबल है वो थोड़ा मिट गया है। कोई बात नहीं, इसको तुरंत हम लोग लगा देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग डील। ओके, हो गया। तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा बचत घाटे के साथ साथ उधार और दूसरी देनदारियों का संयोजन एक तरीके से माना जाता है। हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा भारतीय कर की संरचना, जो हमारा भारतीय टैक्स की जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग आकर के इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से डील करेंगे। आपके जब एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके लिए मैराथन क्लासेस भी ली जाएंगे, इसको और ज्यादा क्लियर किया जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने के साथ साथ कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली समझ सकते हैं। जो भी चीजें आपको ना समझ में आ रही हो मैं समझा दूंगा। ओके, हालांकि इसके लिए हम लोग स्पेशल क्लासेस भी लेंगे ताकि आप लोगों का डाउट सेशन क्लियर हो सके। आयकर केंद्र एक तरीके से बनाया गया है भारतीय कर की संरचना के लिए। कर किस तरीके से लगेंगे उसके लिए एक हमारा इनकम टैक्स का एक तरीके से है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। क्या बनाया गया है? एक तरीके से टैक्स का सेंटर बनाया गया है, ठीक है, इनकम टैक्स सेंटर। तो एक तरीके से आयकर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लोगों पर आयकर प्रत्यक्ष रूप से लगाने वाले मतलब एक तरीके से कर माना जाता है। किसी ने कितनी कमाई की, कितना कमाया, उस पर जितना टैक्स लगता है। मान लीजिए एक आदमी एक दिन में नहीं, एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, उस पर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 10% आप पे टैक्स रहेगा, तो उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्टली इसमें टैक्स दिया जाता है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ओके, भारत में सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति आती है। राजस्व जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें जितने तरह के टैक्सेस प्राप्त होते हैं, इसे हम लोग राजस्व कहते हैं। तो ये जो राजस्व प्राप्ति होती है इसे हम लोग सार्वजनिक प्राप्ति के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि पब्लिक जो हमारी एक तरीके से पब्लिक से जो हमें मिलती है इसके अंतर्गत हम इसे रखते हैं। 2 वर्गों में इसे बांटा जाता है कर को, एक कर राजस्व होता है, एक हमारा गैर कर राजस्व होता है। कर राजस्व का मतलब जो कर से आ रहा है, इसके अंतर्गत आते हैं आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, उपहार कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, ये सब चीजें जो आती हैं ये सब कर राजस्व, यानी कि इन सब करों से जो भी चीजें प्रॉफिट होती है गवर्नमेंट को उसे हम लोग कर राजस्व कहते हैं, ठीक है। ऐसा राजस्व जो कि कर से आया हो, ठीक है। गैर कर राजस्व क्या होता है? जो कर के हिसाब से ना आया हो, कर से ना आया हो, ठीक है। राजस्व ही है, पूरी तरीके से ये क्या है? भारत का राजस्व ही है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जब व्यावसायिक आधार पर कुछ सेवाएं दी जाती हैं और वस्तुओं के मतलब एक तरीके से सरकार द्वारा व्यावसायिक आधार पर कुछ जब हम सेवाएं देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा सा और ज्यादा सही से मैं समझा दे रहा हूँ। गैर कर राजस्व क्या होता है? गैर कर राजस्व ऐसा होता है जब सरकार के द्वारा व्यावसायिक आधार पर कुछ सेवाएं और वस्तुएं दी जाती हैं, उनके लिए जो व्यवस्था प्रदान की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे लिए हम लोग बोलते हैं कि व्यावसायिक आधार पर दी गई सेवाएं। यहाँ पे लिए होगा, ठीक है, सरकार द्वारा व्यावसायिक आधार पर दी गई सेवाएं वो वस्तुओं के लिए, यहाँ लिए होगा, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वस्तुओं के लिए थोड़ा टाइमिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे उसको। इसके बाद सरकार के द्वारा ये गैर कर राजस्व होता क्या है? सरकार द्वारा, पहले भी समझ लीजिए फिर से, सरकार के द्वारा व्यावसायिक आधार पर जो सेवाएं दी जाती हैं और जो वस्तुएं दी जाती हैं, वस्तुएं और सेवाएं, उनके लिए गैर राजस्व कर को एक तरीके से काउंट किया जाता है। सरकार के द्वारा जो निवेश किए जाते हैं उन पर जो लाभांश अर्जित होते हैं, यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बना दिया, किस चीज का? सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, समझ लीजिए, ठीक है। अब उस पे जो टिकटिंग होगी, उस पे जो टिकट लगेगा, विदेशी पर्यटन आएंगे, उस पे जो पैसे देंगे, वो जो मतलब एक तरीके से लोग आएंगे पर्यटन के रूप में, कई लोग मतलब कई लाखों लोग आएंगे उसको देखने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू कैसे दिखती है, तो उस पे जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट भी गैर कर राजस्व में आता है। ओके, सॉरी। प्रशासनिक कार्यों के द्वारा इसे एकत्रित जो भी किया जाता है, प्रशासनिक कार्यों के द्वारा, प्रशासनिक कार्यों में क्या है? चंदा तो नहीं इकट्ठा किया जाएगा। प्रशासनिक कार्यों में मान लीजिए कोई भी किसी के ऊपर पेनाल्टी लग गई, किसी ने सड़क पे बढ़ करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया, किसी के ऊपर पेनाल्टी किसी तरह की लगा दी गई, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये भी गैर कर राजस्व में ही आती है। ये भी राजस्व एक तरीके से भारत का बढ़ाती है सरकार का, इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। 2 तरह के टैक्सेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। कौन कौन से टैक्सेस? एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसे टैक्स जो किसी व्यक्ति पर उसकी आय या संपत्ति की वजह से आरोपित किए जाते हैं, ये आयकर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जैसे कि आयकर हो गया इनकम पे, ठीक है, ये क्या हो रहा है? व्यक्ति की आय पर है। ब्याज कर, ब्याज कोई भी चीज पे लग रहा है तो उस पे आ जा रहा है। संपत्ति कर, किसी ने कितनी संपत्ति बनाई है, ठीक है,
और जो निगम कर होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जब हम बात करते हैं ऐसे करों की जो इनडायरेक्टली लगाई जाती है। इनडायरेक्टली कैसे लगाई जाती है भाई? तो इनडायरेक्टली समझ लीजिए इस तरीके से लगाई जाती है, जब भी हम किसी व्यक्तियों की आय को, एक तरीके से व्यक्तियों की आय को, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक मैं बता दूंगा, ठीक है, जब व्यक्तियों की आय को और संपत्ति को उनके उपभोग के माध्यम से प्रभावित करने, मतलब एक तरीके से उनकी श्रेणी में जो भी चीजें रखी जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ये तयों नहीं है, व्यक्तियों है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर यानी व्यक्तियों की आय और उनके उपभोग के माध्यम से जो प्रभावित होती हैं चीजें, जो चीजें व्यक्तियों की आय और उनकी संपत्ति को, ठीक है, व्यक्तियों की आय और उनकी संपत्ति, सुनिए ये संपत्ति है, ठीक है, अभी सही कर दिया जाएगा। व्यक्तियों की आय और उनके संपत्तियों के, उनके उपभोग के माध्यम से जो प्रभावित करते हैं, उनकी श्रेणी में जो चीजें आती हैं उसे हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, ये सब चीजें इसके उदाहरण हैं। जैसे आप लोग जीएसटी भी देख सकते हैं, ये भी कैसा टैक्स है? ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे हम लोग और चीजों को हम लोग डील कर लेते हैं अप्रत्यक्ष करों के लिए। अब तो जीएसटी आ चुका है, जिसको कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। कर की संरचना जो आरोपित किया जाता है, या फिर भारतीय कर संरचना, या फिर भारत द्वारा जो कर आरोपित किया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। केंद्र सरकार क्या क्या कर लगाती है, पढ़ा भी चुका हूँ, फिर से एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आज, ताकि आप लोग समझ सकें। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर और अपरोक्ष कर लगाती है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, ठीक है। परोक्ष कर में यानी अप्रत्यक्ष कर में सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर। राज्य सरकार भी कुछ टैक्सेस लगाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लगाते हैं, ये व्यवसायिक कर और कृषि कर, क्योंकि कृषि क्या है, राज्य का विषय है। परोक्ष यानी इनके अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं राज्य सरकार के? तो मनोरंजन पे टैक्स होता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो होते हैं, और जो राज्य उत्पाद कर होते हैं, इन पे ये जो है एक तरीके से इनडायरेक्टली टैक्स लगाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। कुछ स्थानीय सरकार के द्वारा भी टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे जल कर हो गया, नगर निगम को देना होता है, सीवर कर हो गया, नगर निगम, संपत्ति कर, कुछ कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिसको बनाने के लिए प्राइवेट लेवल पे हमको देना पड़ता है। हालांकि इसको आप लोग डायरेक्टली मत समझिए, संपत्ति कर इसमें रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्थानीय सरकार को दिया जाता है, ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर की बात कर लेते हैं, जीएसटी, जिसको कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। जीएसटी हम लोगों ने पढ़ा भी, ठीक है। 101 अमेंडमेंट हमारा 279A जो हमारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दोहरे करारोपण को कम करती है। दोहरा करारोपण कैसा? एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाया, या फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का कई तरह के टैक्स लग गए, इसमें प्रॉब्लम ना हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे टैक्सेस न लग जाए, तो इस वजह से एक तरह का टैक्स कर दिया गया। ये जीएसटी है, इसकी 4 स्लाइड्स हैं, उस स्लाइड में आप लोग जिसमें मैनेज करना है कर दो, ठीक है। 5%, फिर उसके बाद 12%, 18% और 28%। कुछ चीजों पे 0% टैक्सेस होते हैं और कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा जाता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, उन पे ज्यादा टैक्सेस अभी भी लगते हैं, वैट वगैरह लगते हैं, ये सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लग्जरी गुड्स वाले रहते हैं, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर यह आशा की जाती है उससे, मतलब वस्तु एवं सेवा कर होता क्या है, इससे यह आशा की जाती है कि यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतियोगी बनाएंगे। कम टैक्सेस होंगे तो प्रतियोगी बनेंगे, सस्ते जाएंगे चीजें। और भारत में जो गरीबी है, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम लोग एनएसएसओ कहते हैं, एनएसएसओ मैंने आपको बताया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, ठीक है। एनएसएसओ और सीएसओ मिलकर के क्या बन गया था? एनएसओ बन गया था। पिछली क्लासेस, फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था, उसको देखिएगा आप, ठीक है। तो एनएसएसओ की बात की जा रही है, मिश्रित रिकॉल अवधि का प्रयोग करते हुए गरीबी रेखा का निर्धारण यहाँ पे करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भारत में गरीबी के अंतर्गत। थोड़ा सा यहाँ पे मर्जिंग हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। जब हम लोग भारत में गरीबी की बात करते हैं, भारत में गरीबी की बात करते हैं, तो गरीबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से आपका चैप्टर होता है। गरीबी, भारत में गरीबी किस लेवल पे है, तो गरीबी और बेरोजगारी, दो टर्म को हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। जब गरीबी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल जो हमारा सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनएसएसओ है, ये मिश्रित रिकॉल अवधि का प्रयोग करते हुए गरीबी रेखा का निर्धारण करता था। अभी तो है लेकिन नहीं था, करता था, अब एनएसओ करता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजों को जोड़ने के चक्कर में इन सारी चीजों में थोड़ा सा हौच पहुंच हुई है, लेकिन खैर वो सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, डेटा के मीडियम से समझा भी चुका हूँ। ये थोड़ा लिखित माध्यम में मिल जाएगा तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। इसमें उपभोक्ता 5 मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि वस्त्र हो गया, स्थायी वस्तुएं हो गई, ठीक है, एसेंशियल गुड्स मैंने बताया था ना आपको, जूते, शिक्षा और संस्थानिक एवं चिकित्सकीय जो व्यय होती हैं, 365 दिनों के लिए सम्मिलित किए जाते हैं। 5 मूलभूत, रोटी, कपड़ा और मकान तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। तो वस्त्र, स्थायी वस्तुएं, जूता,
शिक्षा और संस्थानिक और चिकित्सकीय व्यय, ये 365 दिनों में जितने भी खर्च होते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कितने लोग ये पांचों चीजें पा रहे हैं, कितने लोग नहीं पा रहे हैं। जो सही से नहीं पा रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे, जो सही से पा रहे हैं गरीबी रेखा के ऊपर। ठीक है, रीजन क्या है वो हम आगे देखेंगे। अर्थशास्त्रीय सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार भारत में गरीबी दर में 2.19% की गिरावट आई 13-14 में, और 2012 में गठित रंगराजन समिति के अनुसार शहरों में 47% और ग्रामीण क्षेत्रों में 321 प्रतिदिन खर्च करने वालों को ही गरीब की श्रेणी में रखा जाए। नॉर्मल समझिएगा, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितना कोई खर्च कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग गरीबी का निर्धारण यहाँ पे किया जा रहा है। और उस गरीबी के निर्धारण में क्या क्या चीजें रखी जा रही हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते रहेंगे। जैसे कि गरीबी की बात की जा रही है, गरीबी की बात में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र आया है। गरीबी क्षेत्र में क्या है 47 रुपए, और शहरी क्षेत्र में ये क्लियर कर देते हैं, ये 32 है। ठीक है, ये 32 है आपका, ये 32 तो रुपीज है। इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी फॉर प्रॉब्लम। ठीक है, 47 रुपीज शहरी क्षेत्रों के लिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए प्रतिदिन जो भी खर्च करता है उसे हम लोग किस में रखते हैं, उसे हम लोग रखते हैं गरीब की श्रेणी में। इससे कम जो भी खर्च करेगा, 47 रुपए प्रतिदिन अगर शहरी क्षेत्र में कोई खर्च कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई 32 रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहा है, तो उसको गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे कम कोई खर्च कर रहा है तो अब समझ सकते हैं क्या लेवल माना जा रहा है। हालांकि 47 रुपए में एक दिन कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये एक डेटा बना दिया गया है, अभी तक चल रहा है रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग। इसको ही गरीब की श्रेणी में रखा जाए, ऐसा वहां पे ऑप्शन दिया गया था। किसी देश की कुल निर्धनों की और कुल जनसंख्या के जो अनुपात में 100 से गुणा करने पे कुछ आता है, उसे हम लोग निर्धनता की संख्या कहते हैं। ठीक है, इस पर आधारित कुछ गुणांक प्राप्त होते हैं। जैसे कि मान लीजिए निर्धनों की संख्या भारत में 50 करोड़ है। भारत की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या हमारी है 125 करोड़। 125 करोड़ और 50 करोड़ के बीच का जो रेशियो होता है, इसको जब हम 100 से गुणा कर देते हैं तो निर्धनता की जो संख्या आती है उस पर आधारित गुणांक प्राप्त होता है। यानी भारत में कितने % गरीब हैं आपको निकालना है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ओके, बेरोजगारी आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भारत की। भारत जैसे देश में जहाँ पे इतने सारे युवाओं का देश बोला जा सकता है, युवा देश भी बोला जा सकता है, तो भारत में बेरोजगारी की क्या पोजीशन है इसको हम लोग देख सकते हैं। वर्तमान में देश की जो संपूर्ण बेरोजगारी दर है वो 4.8% है, यानी 4.8%। पूरे मतलब जितने भी लोग हैं उनकी एक तरीके से देश की संपूर्ण बेरोजगारी दर 4.8% है। अभी प्रेजेंट में और ज्यादा बढ़ी है, नया डेटा भी बता दिया जाएगा। अध्ययन के अनुसार 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के 1000 लोगों में बेरोजगारी की दर गुजरात में 12, कर्नाटक में 18%, महाराष्ट्र में 28% और संघ शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है इसमें भी 28% देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में 29% और तेलंगाना में 33% इसमें बेरोजगारी की दर देखी जा रही है। यानी तेलंगाना में सबसे ज्यादा बेरोजगार एक तरीके से देखे जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम। अध्ययन के अनुसार 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के 1000 लोगों में बेरोजगारी की दर सन 2013-14 में 49% अनुमानित थी। प्रेजेंट टाइम में और ज्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। शहरी क्षेत्र में महिलाओं के निवास के संदर्भ में जो बेरोजगारी की दर है ये 12.4% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 6.4% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोग बेरोजगार होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं कृषि वगैरह क्षेत्र में ही। जैसे आपको मैंने बताया था प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में क्यों है ज्यादा, क्योंकि जहाँ 1-2 लोगों को काम करना है वहां पे 10-20 लोग काम कर रहे हैं। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ये ध्यान में आप रखते रहेंगे। संपूर्ण देश में महिलाओं की कुल बेरोजगारी 7.7% थी, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। और इस टाइम में कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब इस चीजों को और ज्यादा आगे देखा गया कि ये चीजें बढ़ी हुई हैं। इस वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या है बैक टू द वर्क, ये एक वुमेन एट वर्क एक तरह का ऐसा एक इनकी जो पॉलिसी है, ऐसा एक नियम है, इसको स्टार्ट किया। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि भारत ने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से जो भी चीजें हमको निर्यात करनी है, जो भी चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ईपीजेड यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की निर्माण किया, ईपीजेड का निर्माण किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ क्षेत्र लिए गए हैं और निजी क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र लिए गए हैं, जहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी चीजें हमें निर्यात करनी है उसका प्रसंस्करण किया जाएगा। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग होता क्या है, किसी भी कच्चे पदार्थ यानी प्राथमिक उत्पाद की जब हम लोग लेबलिंग, पैकेजिंग और उसकी जो प्राइसिंग लगाते हैं उस पर, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड बन गया, ठीक है, गेहूं से ब्रेड बन गया। अब ब्रेड पे जो हम पैकेजिंग करेंगे, उस पर जो लेबल लगाएंगे, किसका ब्रेड है, किस कंपनी का ब्रेड है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो रेट हम करेंगे उसमें एमआरपी जो लगाएंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब टैक्सेस इंक्लूड करके उसमें जो लगाएंगे, ये सारी चीजें प्रसंस्करण कहलाता है। और इसे शीत घर में रखना
यानी कि इसे वेयर हाउसेस ऐसी जगह पे रखना जहां ये खराब ना हो, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को जब ऐसे क्षेत्र में रखते हैं तो उसे हम लोग ईपीजेड कहते हैं, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए जो चीजें होती हैं उनको जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके जोन को बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से हैं, तो कांडला जो कि गुजरात में है, कोच्चि जो कि केरल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, नोएडा उत्तर प्रदेश का, चेन्नई तमिलनाडु का, पाल्टा पश्चिम बंगाल का, सांता क्रूज मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया ईपीजेड है। निजी क्षेत्र का अभी प्रेजेंट टाइम में एकलौता निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, निजी क्षेत्र का एकलौता ईपीजेड है जो कि सूरत यानी कि गुजरात में है, ये ध्यान में आप रखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र इसी के तर्ज पे बनाया गया, जिसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, यानी यहाँ पे ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाएगा, एक तरीके से देश के अंदर दूसरे देश की कल्पना यहाँ पे की जाती है। होता क्या है, यहाँ पे टैक्सेस बहुत कम रखे जाते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो प्रोडक्ट उत्पादन किए जाते हैं इसको निर्यात के लिए ही व्यवस्थित किया जाता है। बहुत सारी सुविधाएं इसमें प्राप्त की जाती हैं, बहुत सारे रूल्स वगैरह से यहाँ पे छुट्टी होती है, यहाँ आपके ऊपर किसी तरह का रेड वगैरह डालने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सब चीजों के लिए यहाँ पे बनाया गया SEZ। नॉर्मली समझिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ आर्थिक से क्षेत्र गठित किया गया है, बनाया गया है, उसी को SEZ कहते हैं। चाइना में ऐसे 6 SEZ हैं और भारत में 3000 SEZ हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की, मतलब भारत में तो ज्यादा SEZ, हालांकि और आगे हम लोग देखेंगे विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की बात की जा रही है, भारत में भी बहुत सारे मतलब SEZ हैं। बड़े क्षेत्र की बात है, बहुत सारे बीच में प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या चीजें हैं, हम लोग आगे और सारी चीजों को डील करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं SEZ होता क्या है। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात में जो उत्पादन शुल्क होते हैं, इन सब के संबंध में कुछ विशिष्ट सुविधाएं प्रदान होती हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। SEZ का प्रमुख उद्देश्य निर्यात उत्प्रेरण यानी निर्यात को बढ़ाना और संवर्धन करना है, अधिक से अधिक विकास करना है। SEZ की स्थापना अप्रैल सन 2000 में हुई थी और वर्तमान में विश्व के लगभग 120 राष्ट्रों में 3000 SEZ काम कर रहे हैं। देश की 600 बिलियन $US का निर्यात, एक तरीके से ये क्या है, ये देश जो है 600 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं। 600 बिलियन डॉलर का निर्यात एक मतलब एक तरीके से एक साल में करते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। SEZ इसीलिए बनाए गए हैं एक तरह से चीजों को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने के लिए। 5 वर्ष के लिए 100% आयकर में छूट और अगले 5 वर्षों के लिए 50% की छूट यहाँ पे प्रदान की जाती है। अब इतना ज्यादा छूट अगर कहीं पे इनकम टैक्स में दे दिया जाए और अगले 5 वर्ष के लिए फिर 50% का छूट दे दिया जाए और बढ़ाना हो तो और सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाएं, तो कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह के क्षेत्रों में अपने इकोनॉमी को डेवलप करें। इसलिए SEZ के जो क्षेत्र होते हैं, ये शहरी क्षेत्र में स्थित किसी इकाई के जो पूंजी लाभ होती हैं, इसके स्थानांतरण में भी छूट मिलता है, बहुत सारे छूट मिलते हैं। मतलब नॉर्मली क्या है, आप कहीं और नॉर्मली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रीज बसाओगे तो आपको बहुत सारे क्या देने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसे टैक्स देने ही ना पड़े गवर्नमेंट को, तो इसी के लिए SEZ बनाया गया है, जिसके लिए यहाँ पे लोगों को इकोनॉमिक, एक तरीके से इकोनॉमिकली इनको क्या दिया जाए, छूट दी जाए, इसलिए ये सारी चीजें स्टार्ट की गई। आज की जितने भी कुछ हैं उनको हम लोग एक बार अगर डील कर लें, उनको हम एक बार देख लें, तो आप लोग ध्यान से रख सकते हैं क्या क्या चीजें हम लोग आज पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग एक बार देखना स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आज भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ा, भारत की कुल जनसंख्या का कितना % अभी कृषि क्षेत्र में योगदान देता है। योजना आयोग के बारे में हम लोगों ने देखा था, नीति आयोग के बारे में देखा था, पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत की उनके बारे में देख लिया हम लोग, और 12वीं को अच्छे से देख लिया। इन्फ्लेशन को भी हम लोगों ने डील किया। फिर उसके बाद हम लोग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SLR क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। राष्ट्रीय आय जो हम पढ़ चुके थे उसको हम लोगों ने देखा। GDP नया कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने बताया, और कब कब कैसे कैसे गणना की गई इसको भी मैंने बताया। घाटे के प्रकार और कर संरचना भारत में कैसी थी और GST के बाद कैसी हो गई, बेरोजगारी और गरीबी, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। और इकोनॉमिक जोन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे EPZ और SEZ हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने आज देख लिया। कल हम और आगे इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होंगे उनको डील करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।